खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से मैं बात करने वाला हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2021-22 के मुतालिक चंद लेटेस्ट अपडेट के साथ। यानी आप जानते हैं कि मानू में एंट्रेंस बेस्ड जितने भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका और आज से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो काउंसलिंग के बाद का क्या प्रोसेस है वो कंप्लीट मैं बताऊंगा, लेकिन साथ ही काउंसलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। तो जिन लोगों का काउंसलिंग अभी नहीं हुआ है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने आप को बिल्कुल भी सतर्क हो जाइए कि कहीं वो प्रॉब्लम उनके साथ भी ना आ जाए, क्योंकि आज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का काउंसलिंग था और उस काउंसलिंग में कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हुआ। मीन्स को एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हुए। तो उनके पीछे रीजन क्या था, उनको ऐसा मैसेज क्यों आया और कैसे पता चला, साथ में इस वीडियो में बताऊंगा कि जिन लोगों का एडमिशन हो चुका या काउंसलिंग सक्सेसफुली हुआ है तो उसके रिगार्डिंग उसे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और एक बैड न्यूज जो मानू के मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो हम पूरी वीडियो देखिएगा। साथ ही हम इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग लाइव करके दिखाऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो वहां आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने रिजवान सहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम चल रहे हैं गूगल पर। यानी आपको क्या करना है, सब ये देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। उसके रिगार्डिंग आपको मानू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। सिंपली सिर्फ आप मानू लिखिए इस वेबसाइट पे। जैसे ही आप मानू लिखेंगे तो मानू का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद होम पेज पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, उस पॉपअप मैसेज को आपको हटाना है। फिर नेक्स्ट आपको आईडी लॉगिन करना है जिस आईडी से अपना फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन ओपन हो गया है और एडमिशन के सेक्शन में हम यहाँ चले जा रहे हैं। देख लीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। सिस्टम में मैं कर रहा हूँ तो इस तरीके का सरफेस ओपन हो रहा है, लेकिन अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, सॉरी राइट कॉर्नर पे 3 लाइन दिखेगा। उस 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा सेक्शन होम, अबाउट, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, ये सारा चीज दिखने लगेगा। तो आपको एडमिशन पर जाना है, रेगुलर मोड पर जाना है। रेगुलर मोड पर जाना है, उसके बाद ये इसको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। तो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो डाला था या आपको जो मोबाइल पे मैसेज आया था उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का, एक डिप्लोमा का स्टूडेंट्स है, उसका लॉगिन आईडी डालता हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर मैं एंटर करता हूँ। ओके, अब यहाँ जस्ट हमें पासवर्ड डालने को कहा जा रहा है। हम नीचे यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड आपके पास सेव होगा मोबाइल में, या फिर नहीं तो अपना ईमेल चेक कीजिए, वहां मेल पर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, वो आपको आ जाएगा। सॉरी, ये क्या प्रॉब्लम हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पासवर्ड ये कह रहा है गलत है। फिर से मैं डालता हूँ, दोबारा डालूंगा इंशाल्लाह, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने स्क्रीन पर देखा ही भी नहीं कर दिया था। चलिए ये हमारा हो गया था। अब मैं पासवर्ड डालता हूं। अब लॉगिन करते हैं, इंशाल्लाह लॉगिन हो जाएगा। चलिए हमने सब कुछ सही डाला। अब देखिए ये स्टूडेंट्स का ये सरफेस ओपन हो गया है, ये कोर्स का एप्लीकेशन नंबर, कोर्स नेम दिखा रहा है और इसका डॉक्यूमेंट फाइनली वेरीफाई हो गया है। तब
यहाँ कोर्स फी का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करके वो स्टूडेंट्स अपना कोर्स फी करेगा। हम आपको फी पे करके भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लीजिए कि जिन लोगों को ये कोर्स फी का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनका क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस यहाँ पर जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग अब देखिए एक रिमार्क्स आ गया है। ये स्टूडेंट है, इसका लिख रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट नॉट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट बट अलॉटेड जनरल सीट, मीन्स कि ये स्टूडेंट्स तो बच गया, इसका ओबीसी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं था, ये बच गया। क्यों? क्योंकि ये जनरल सीट से अलॉटमेंट हुआ है। तो इससे दो चीज समझ में आई, एक ये कि आपको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ही ओबीसी चाहिए, और दूसरा ये कि आपको, आपका अगर सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है तो फिर आपको ओबीसी या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस वगैरह कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं आखिर इस कैंडिडेट का ओबीसी रिक्वायर्ड फॉर्मेट में क्यों नहीं है। तो उस पर हम क्लिक करके भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी। डॉक्यूमेंट अपलोड पर हमने क्लिक किया, अब हमने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहां पर शो करने लगे। आइए, सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे, ओबीसी सर्टिफिकेट शो कर रहा है। ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम था तो हमने इस पर क्लिक किया, अब देखिए स्क्रीन पर ये शो हुआ। आखिर इसका ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये यहां देखिए लिखा हुआ है बिहार सरकार के परियोजनार्थ हेतु। जी, यानी इसका लेटेस्ट तो बना हुआ है बस अभी का ही 22/7/21 का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के लिए है, इस वजह से ये ओबीसी मानू में एक्सेप्ट नहीं है। इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी चाहिए। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। अब इसको मैं छोटा करता हूं तो आप देख लीजिए बिहार सरकार का फॉर्मेट है, सभी चीजें ओके हैं, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के लिए यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर जो प्रोस्पेक्टस अपलोड किया था उस प्रोस्पेक्टस में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट बता दिया था। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट कौन सा है। चलिए, मैं आपको प्रोस्पेक्टस पर ले आया हूं, जो यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है उसमें आप देखिए पेज नंबर 40 पर, पेज नंबर 40 पे यहां से डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए दिया गया हुआ है। तो ये ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट, ओबीसी एनसीएल के लिए तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए तब वो एक्सेप्ट होगा। आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हैं ओबीसी के लिए तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए। तो ये आपका ऊपर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये है, आपका इसी फॉर्मेट में अगर ओबीसी बना हुआ है तभी एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहां देख लीजिए कि आपकी ओबीसी में जो यहां फॉर्मेट में सिग्नेचर किसका होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या फिर डिप्टी कमिश्नर का। तो आपको इनमें से ही या इस लेवल के जो है उनमें से ही किसी का आपको सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आपका वो एक्सेप्ट होगा। आप इसके लिए परेशान ना हो, इसको आप प्रोस्पेक्टस जिन लोगों के पास है वो देख लीजिए। पेज नंबर 40 और 41 पर ओबीसी का फॉर्मेट दिया गया हुआ है, पेज नंबर 42 पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। आपके पास जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी से जो बिलोंग्स करते हैं उनके पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट दिया गया हुआ है। साथ ही जो एससी एसटी से बिलोंग्स करते हैं उनका एससी एसटी का भी फॉर्मेट दिया गया हुआ है। तो वो चीजें आप इसे यहां पर देख लीजिए ताकि आपके एडमिशन में भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी एक बच्चे का और मैसेज आया था कि उनके पास मैसेज आया है कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। आप क्यों? क्योंकि ओबीसी की जगह उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट का या फिर रिसीविंग ही डाल दिया था। तो आप इससे बच जाएं क्योंकि दूसरों की गलती से हमें सीखनी चाहिए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि आपको डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट इसी तरीके का होना चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जिन लोगों के पास मैसेज आया है या उन्हें कैसे पता चला कि उनका सिलेक्शन हो गया, तो उसके रिगार्डिंग उनका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी था उस ईमेल आईडी पे या फिर उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते जो अपना मोबाइल नंबर दिया था
उस मोबाइल पे एक मैसेज रिसीव होगा, और जो मैसेज उसको रिसीव होगा उसी मैसेज में उसे लिखा होगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से खुल नहीं रहा है। ओके, जस्ट वेट। तो मैं आपको बता रहा था कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है उन्हें उसके रिगार्डिंग कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके दो प्रोसेस है। एक ये तो आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, इन्फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने जो ईमेल आईडी दिया था उसके मैसेज को चेक कीजिए, आप अपने मोबाइल के मैसेज को चेक कीजिए। वहां आपको एक मैसेज आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसमें कहीं से कोई कमी होगी तो यहाँ जो आप रिमार्क्स का यह ऑप्शन देख रहे हैं, इस रिमार्क्स में लिखिएगा कि हाँ आपने टीसी नहीं दिया है, आपने माइग्रेशन नहीं दिया है, या फिर आपके को का जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। अगर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं तो एलिजिबल का भी ऑप्शन आ जाएगा, नहीं है तो फिर वो भी शो कर देगा। लेकिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट फाइनली वेरीफाई हो गया है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए अब देखिए यहाँ पर जैसे ही होम पेज पर यहाँ आते हैं तो फी पेमेंट का ऑप्शन आने लगा है, कोर्स फी। जनरली ये है कि आप का जो सिलेक्टेड लिस्ट आया है उस लिस्ट में एक डेट दिया गया हुआ है किस से किस डेट तक। आइए मैं आपको एक मिनट तो फिर से वो दिखा ही देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, या किस डेट को मुझे मैसेज आएगा, कब मुझे मैसेज आएगा। तो उसके मैसेज के लिए हम सबसे पहले एक लिस्ट डाउनलोड करते हैं। किसी भी कोर्स का जो भी कोर्स हमारे पास लेटेस्ट होगा हम उसका सिलेक्टेड लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। यहां देखिए, सर्कुलर स्केल फेज नोटिफिकेशन, हाँ, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट इंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम, इसको हम ओपन कर रहे हैं। यहां पर मेरे पास प्रोविजनल लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में एक डेट मेंशन, सबसे लेटेस्ट मेरे पास यहां सोशल स्टडीज का है। हम सोशल स्टडीज पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो पीडीएफ ओपन हो रहा है, इस पीडीएफ में मेरा कंप्लीट डिटेल्स हमें एडमिशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप यहां ऊपर टॉप पर देख लीजिए क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट क्या है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट आप देखिए 14 सितंबर से 23 सितंबर तक, और टाइमिंग भी दिया है 14 सितंबर के सुबह 10 बजे से 23 सितंबर के शाम 5 बजे तक। तो जिस कोर्स का भी आप सिलेक्टेड लिस्ट देख रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट लाइन में सबसे फर्स्ट पॉइंट पर ही ये डेट दिया गया हुआ कि आपको कौन से कौन डेट तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सभी कोर्सेज के लिए डिफरेंट है, तो आप एक ही कोर्स पर मत डिपेंड रहिए कि हाँ जिस कोर्स, जैसे यहाँ पे सोशल साइंस का 23 तक है तो सभी कोर्स का 23 तक होगा, नहीं, सभी कोर्स के लिए अलग अलग डेट है। आपका जो सिलेक्टेड लिस्ट है उस लिस्ट को देखिए। उसके बाद नीचे हमें आ जाते हैं, एक ये है कि नॉन मैंडेटरी, तो कुछ ऐसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो जरूरी नहीं है, जिसपे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो उसको आप बाद में भी दे सकते हैं। उसको कब आप देंगे, उसके देने के लिए यहाँ नीचे एक डेट, यहाँ 6ठे नंबर पॉइंट पर जब आएंगे, यहाँ 4थे नंबर पॉइंट पर आएंगे कि इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 31 अक्टूबर 2021, कि जो डॉक्यूमेंट आपका नॉन मैंडेटरी है उसके लिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक टाइम दिया। जैसे माइग्रेशन अगर आप नहीं जमा करते हैं, टीसी नहीं करते हैं या फिर करेक्टर नहीं करते हैं, तो वो आप 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ये नॉर्मली सभी कोर्सेज के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर का है। और एक पॉइंट और बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कि उनके एडमिशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। तो जितने भी कोर्सेज है उनमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लास्ट डेट है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सोशल स्टडीज का ये कोर्स है, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट 23 सितंबर है, तो जस्ट उसके नेक्स्ट डे 24 सितंबर को उसका काउंसलिंग होगा। तो जिस कोर्स के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड का जो लास्ट डेट है उसके अगले दिन काउंसलिंग होगा, और उस दिन स्टूडेंट्स को अवेयर रहना है, एक्टिव रहना है कि अगर उनके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको कॉल किया जा सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे यहाँ पर कि सर मुझे क्या फिजिकली किसी सेंटर पर विजिट करना होगा, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी सेंटर पर विजिट करने की जरूरत है। बस अलर्ट रहना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, जैसे आपने टीसी माइग्रेशन या कुछ नहीं दिया है, या गलत अपलोड कर दिया है, या 10th का जो उर्दू प्रूफ मांगता है वो आपने नहीं दिया है, तो कोई भी हो तो उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज या कॉल आ सकता है, इसलिए अपडेट रहना है। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप
को अपने आईडी पे, जैसे हमने बताया कि कोर्स फी का जो ऑप्शन यहां दिखा रहा है, ये अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है तो पे कोर्स फी का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तब तक आपको ये ऑप्शन नहीं शो करेगा। और ये कौन से डेट पे, जैसे ही आपका जिस डेट पे काउंसिलिंग होगा जस्ट उसके बाद वाले दिन, उसके नेक्स्ट दिन तक लास्ट डेट है फी पेमेंट का। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है उसी दिन फी पेमेंट कर दीजिए, उसके अगले दिन कर दीजिए, वो दोनों आपके पास है। लेकिन अगर उसके अगले दिन तक नहीं करते हैं या आपके सिलेक्टेड लिस्ट में जो डेट दिया गया हुआ फी पेमेंट का उस डेट तक आप नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, यानी आप इंटरेस्टेड नहीं तभी तो आपने फी पेमेंट नहीं किया। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं कि जो लोग सक्सेसफुली वेरीफाई हो जा रहे कराए, जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जा रहे हैं, वो अपने फी कैसे पेमेंट करेंगे। यहाँ आप कोर्स फी पर क्लिक करेंगे, कोर्स फी के बाद आपका जितना कोर्स फी होगा वो आपको यहाँ शो करने लगेगा। जैसे ये डिप्लोमा का है, यहाँ 4750 आ रहा है, कुछ लोगों का 2750 लगेगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उसके पीछे रीजन ये है कि जिन लोगों का एडमिशन मेन कैंपस हैदराबाद में होगा उनका जो नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है उसमें से 2000 एक्स्ट्रा लगेगा, 2000 उन्हें एक्स्ट्रा पे, और वो मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर होगा। और ये मैं आपने इस चीज को थंबनेल पर भी देखा होगा कि मेडिकल ये क्या है। तो पहले मानो में वो 1000 या 1200 रुपए लिए जाते थे और 50,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस, मीन्स कि अगर बच्चा बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल में उनसे किसी बाहर एडमिट करना पड़ता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी 50,000 तक पे करती थी। लेकिन अब अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है और मान लीजिए कोरोना भी होता है तो उसको यूनिवर्सिटी 2 लाख रुपए तक पे करेगी, उसी के लिए 2000 रुपये लिया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए ही है। लेकिन चलिए फिर से जब बात आई है फी स्ट्रक्चर की तो आपको मैं सभी कोर्सेज के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा एक शॉर्ट में दिखा देता हूं कि किस कोर्स के लिए कितने फी आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको मैं आगे बताऊंगा। ये फी स्ट्रक्चर मानो के प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ, आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आइए फर्स्ट सेमेस्टर फी, ये हैदराबाद में जितने लोग हैं। एक चीज यहां आप देखिए टोटल फी जो दिया हुआ है इसमें से सभी लोग अपने में 2000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ लें, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस का उस वक्त नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये पास हुआ है और 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे कि वैसे कैंडिडेट जिनका पीएचडी में जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके एडमिशन में यहां 5100 रुपए लग रहे हैं बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए भी पीएचडी में कोई कंसेशन नहीं है, 1100 रुपए ही लगेंगे। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ 2250 रुपए हैं। एमबीए के लिए 5450 रुपए है। मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 1400 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1400 है। उसके अलावा जो मैं आप देख लीजिए, मैं सिर्फ कुछ लोग कोर्सेज के नाम जैसे बीएड या एमएड है, इनके लिए मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन लेने वालों के लिए 5200 रुपए। तो अब ये 5200 ना होके 7200 लगेगा, क्योंकि 2000 मेडिकल इंश्योरेंस का इसमें ऐड हो जाएगा। और 1150 फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो 1150 ना लग करके वो 3150 लगेगा। फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए बराबर ही है। तो इस तरीके से वैसे ही जो लोग डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए 2550 रुपए है। बॉयज के लिए 1050, गर्ल्स के लिए और 1050 ही पीडब्ल्यूडी के लिए। लेकिन ये डीएलएड सिर्फ मेन कैंपस हैदराबाद में है तो उनको 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। वो आपको मैसेज आएगा या फी पेमेंट करेंगे तो शो करने लगेगा कि हाँ आपको कितना फी लग रहा है। वो तो मेन कैंपस में था। जिन लोगों का एडमिशन मेन कैंपस ना हो, मानो के ऑफ कैंपस में हो रहा है, उनकी फी के बारे में बात कर लें। और सेमेस्टर फी अदर देन फर्स्ट सेमेस्टर, ये भी अलग बात है। नेक्स्ट आते हैं चलिए फर्स्ट सेमेस्टर फी डिटेल्स ऑफ सैटेलाइट कैंपस या सिटी, मानो के जितने भी सिटीज हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो मेन कैंपस के अलावा संभल, आसनसोल, बीदर, दरभंगा, वो नूह वगैरह जो भी कैंपस है उन सभी कैंपसेस में वो सीटीई है, यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। या फिर डिप्लोमा के जो दरभंगा में है, बेंगलोर में है, कटक में है, वो सारे कैंपसेस में। या फिर पीएचडी जो कुछ अदर कैंपस में है उनके लिए, तो पीएचडी जो अदर कैंपस में है उनके लिए 4900 रुपए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए और 2350 रुपए पीडब्ल्यूडी के लिए। उसी तरीके से
पीएचडी जो एजुकेशन से करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे 7400 रुपये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 2350। हाँ, और जो अदर कैंपस में एडमिशन लेंगे उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देगा, तो यहाँ जो लिखा हुआ मीन्स वही लगेगा। जैसे बीएड या एमएड में जो लोग भी एडमिशन लेंगे हैदराबाद के अलावा, उनको सिर्फ 5000 रुपये, गर्ल्स के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए 950 रुपये ही देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये फी स्ट्रक्चर रहा। अब मैं फिर से आ जाता हूं बैक फी पर कि कैसे फी पे करेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट हिस्सा होगा, यानी आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कोर्स फी पे करेंगे। अब मैं यहां पर पे कोर्स फी का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो पे एडमिशन फी आ रहा है। फी एडमिशन पर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो नेक्स्ट मुझे अपने कार्ड से, मोबाइल से जैसे ही पेमेंट, कितना पेमेंट करना है वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, कार्ड नंबर डालना है। तो मैं अपना कार्ड नंबर, फिर नीचे ये कार्ड नंबर आपका 16 डिजिट का होता है, जो आपका एटीएम कार्ड होगा उस कार्ड पे आप देखिए लिखा होगा ऊपर टॉप साइड में। फिर उसके बाद नीचे एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर डालना है। फिर सीवीवी, कार्ड का जो बैक साइड आता है उस बैक साइड में 3 डिजिट का ये सीवीवी होगा, उसको डालना है। और कार्ड होल्डर का जो नेम है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको डालनी है। तो मैं यहाँ पर डाल के ओके करता हूं। अब आपको मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैक पेमेंट पर क्लिक किए कि आपको आ गया कि हाँ आपका इतना फी लग रहा है, प्रोसीड विथ पेमेंट पर जाना है। और एक चीज, आप जो कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो अगर आप रुपे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अदर कोई दूसरा कार्ड यूज, देखिए हमने यहाँ पे रुपे कार्ड यूज किया है, इस वजह से मुझे जितना पेमेंट था उतना ही लगा। लेकिन आप कोई दूसरा कार्ड यूज कीजिएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सॉरी मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड वगैरह, तो उनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने को पड़ जाता है। तो इस तरीके से अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी डालता हूं। अब मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा तो अब मेरा फी पेमेंट सक्सेस हो रहा है, प्रोसेस में है, शो कर रहा है। थोड़ा वेट करता हूँ, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद हमें यहाँ पर रिसिप्ट शो करेगा। ये देखिए, ये मेरा अच्छा पेंडिंग आ गया क्योंकि बैलेंस कम है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कम था तो मेरा पेंडिंग आ गया, लेकिन जिनके पास बैलेंस है उनका सक्सेस हो जाएगा। और सक्सेस हो जाने के बाद यहाँ पर ये एक फी पेमेंट आईडी आ जाएगा। ये जो आपका फी पेमेंट आईडी दिख रहा है, यही आईडी आपका बिल्कुल सही है और सक्सेस शो करेगा। फिर आपको यहाँ पर एक प्रिंट रख लेना है। इसका प्रिंट करके अपने पास सेव रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको काम आएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको फिर यही शो करना पड़ेगा। और जब वहां से आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट कर देने के बाद आपको कहाँ गया, हाँ, ये जो पे कोर्स फी का ऑप्शन था, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा और आपके लिए आपका एडमिशन सक्सेस हो जाएगा। और यहीं पर कोर्स फी के बाद जैसे पहले आपका पेमेंट रिसिप्ट, तो ये ऊपर वाला पेमेंट रिसिप्ट शो कर रहा है तो जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका है, और नीचे यहाँ पर आपको फिर पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। वो पेमेंट रिसिप्ट होगा आपका जो आप अपने कोर्स का फी पे करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कोर्स का फी पे करना ही आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे लास्ट में अब आप वेट करेंगे, आपको 1 हफ्ता या 10 दिनों के अंदर आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दिया होगा। उस एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर से आप ये समझेंगे कि हाँ मेरा फाइनली मानू में एडमिशन हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से बताए जाएंगे वो फॉलो करने हैं कि आपको क्लासेस ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। ऑनलाइन करनी है तो क्लासेस में कैसे ज्वाइन होनी है, कैसे कैसे आपका रूटीन आएगा, वो सारा आपको यूनिवर्सिटी से मैसेज आपके मेल पर या मोबाइल पर जाता रहेगा। तो आप अपने मेल को हमेशा चेक करते रहें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। तो इस वीडियो में बस यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिजवान जहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने रिजवान जहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई लेकिन डिटेल्स में बतानी थी, इस वजह से उसके लिए माजरत।
तो फिर मिलेंगे हम आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।